नमस्कार। मैं अनंत विजय हूं और दैनिक जागरण सानिध्य में आपका स्वागत करता हूं। आप दैनिक जागरण के पाठक और हमारे हिंदी हैं हम के तमाम कार्यक्रमों के दर्शक का स्वागत करता हूं। और आप लोगों ने जिस तरह से हिंदी हैं हम हमारी दैनिक जागरण की मुहिम को आपने साथ दिया, उसके लिए हम हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। दैनिक जागरण हिंदी है हम अभियान के तहत कई सारे उपक्रम चलाता है, जिसमें जागरण शोध वृत्ति, जागरण सानिध्य, जागरण वार्तालाप, जागरण संवादी और इस तरह के बहुत सारे उपक्रम हम हिंदी को समृद्ध और मजबूत करने के लिए चलाते हैं। और देश भर के तमाम पाठकों से, दर्शकों से, लोगों से, नवोदित लोगों से, महिलाओं से जुड़ते हैं। अभी पिछले दिनों महिला दिवस पर जिस तरह का कार्यक्रम हिंदी हम के मंच से हुआ और जिस तरह का प्यार आप सबने दिया, उसके लिए भी मैं हृदय से आप सबका आभार प्रकट करता हूं। आज दैनिक जागरण सानिध्य में हम बातचीत करेंगे हिंदी के एक प्रतिष्ठित लेखक से, जिनकी एक पुस्तक आई है जो मेरे हाथ में है। उसका नाम है खानजादा। खानजादा के लेखक हैं हिंदी साहित्य के बड़े लेखक, वरिष्ठ लेखक भगवान दास मोरवाल, जिनका ये खानजादा नवा उपन्यास है। तो इसी उपन्यास पर दैनिक जागरण में आज बातचीत होगी। ये राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है इनका उपन्यास, और प्रकाशक का और लेखक का ये दावा है कि 1 महीने के अंदर ही इस उपन्यास का पुनर्मुद्रण होकर बाजार में आ गया है। मोरवाल जी के इस उपन्यास पर चर्चा के लिए मोरवाल जी हमारे साथ हैं। भगवान दास मोरवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण सानिध्य में। आपने हमसे बातचीत करने के लिए समय निकाला, इसके लिए आभार। और मैं दैनिक जागरण की ओर से आपका स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। नमस्कार मोरवाल जी। आपका भी बहुत आज बहुत आभार। आज भगवान दास मोरवाल जी के नए उपन्यास जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है, खानजादा पर हम बातचीत करेंगे। मोरवाल जी का ये उपन्यास अभी आया है और प्रकाशक का और लेखक का ये दावा है कि बहुत जल्द इसका दूसरा संस्करण भी प्रकाशित हो गया है। रिप्रिंट हो गया, संस्करण कहना उचित नहीं होगा, मुझे लगता है इसका मतलब पुनर्मुद्रण हो गया है बहुत जल्दी। तो पाठकों ने इसको बहुत अच्छे से स्वीकार किया है और प्यार दिया है इस उपन्यास को। भगवान दास मोरवाल जी साल में 3-4 उपन्यास लिखने वाले हिंदी के इकलौते लेखक हैं, और बहुत रचनात्मकता का जैसे कहें तो ऐसा लगता है कि विस्फोट सा होता रहता है इनके अंदर, और लगातार नए नए विषयों को चुनते हैं और पाठकों के सामने लेकर आते हैं। और इस वक्त मेरे हाथ में ये किताब है भगवान दास मोरवाल जी की। इनकी मोरवाल जी, सबसे पहला जी सवाल, राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित इस उपन्यास खानजादा, जिसके नीचे लिखा है तुगलक, सादत, लोदी और मुगल राजवंशों से लोहा लेने वाले मेवातियों की गाथा। आप सबसे पहले संक्षेप में ये बताइए कि पाठक इस उपन्यास को क्यों पढ़े। हाँ, ये आपका सवाल बहुत जायज है और स्वाभाविक रूप से ये लेखक से पूछा भी जाना चाहिए कि उसकी उस कृति को जो भी सद्य प्रकाशित है, जो कि हाल में प्रकाशित है, उसको पाठक क्यों पढ़े। खानजादा, जैसा कि इस मेरे हाथ में ये उपन्यास है खानजादा, इसका शीर्षक है और इसके नीचे एक लाइन है, तुगलक, सादात, लोदी और मुगलों से लोहा लेने वाले मेवातियों की गाथा। जी, आपके पीछे भी हम पाठक देख पा रहे हैं, लगा 3-4 जी उपन्यास आपने बैकड्रॉप में जी लगाया हुआ अपने खानजादा का। जी जी जी। अब चूंकि अनंत जी, ये उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर लिखा गया है, तो मैं सबसे पहले तो अपने पाठकों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि इसको उपन्यास की ही तरह पढ़ें, पहली बात। दूसरी बात कि जब हम ऐसे कथानक को जब चुनते हैं किसी भी रचना का के लिए, तो सवाल यह है कि उसका मकसद क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है लेखक का। मैं अगर संक्षिप्त में ये कहूं, आपको संक्षेप में ये कहूं कि खानजादा लिखने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य रहा, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे अलिखित और अनदेखे पात्र रहे हैं जिनका कि हमारे इतिहास में कोई विशेष रूप से जिक्र नहीं मिलता। खानजादा जो शीर्षक है, ये दरअसल जो इस मेवात का एक नायक रहा है 16वीं सदी में, हसन खां मेवाती,
उनके पूर्वजों को खानजादा का लक़ब या जिसको कहना चाहिए खिताब दिया गया था, और यह खिताब 15वीं सदी में अमीर तैमूर ने बहादुर नाहर को दिया था, जो कि पहला वो यदुवंशी था जिसने कि इस्लाम कबूल किया। और उसके बाद हसन खां मेवाती तक आते आते उनके जितने भी आने वाली पीढ़ी रही है, सबको खानजादा के खिताब से नवाजा जाता है। और आज भी मेवात में बहुत सारे खानजादे हैं। ये अलग बात है कि 1947 में जब बंटवारा हुआ था, तो इस देश से जो सबसे ज्यादा जो मुस्लिम वर्ग गया वो पढ़ा लिखा वर्ग था। तो चूंकि खानजादा मेवात में शासक वर्ग से उसकी एक तरह से शासक वर्ग से उसका जुड़ाव रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक क्लास था, उनका वर्ग अलग था, और पढ़ाई लिखाई और दूसरी जो सामाजिक और वर्गीय चेतना थी इनमें सबसे ज्यादा थी। तो ये भी पाकिस्तान में वहां से चले गए। तो इन खानजादों का आखिरकार ऐसा क्या इतिहास रहा, आखिर क्या वजह रही कि तो मुझे ये मतलब उपन्यास ये मान के हम चले मोरवाल जी कि आपने मेवात के खानजादाओं की जो परंपरा है उसको आपने अपनी इस उपन्यास में समाहित किया है। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि 1999 में आपने अपना पहला उपन्यास लिखा काला पहाड़, जी और काला इस उपन्यास खानजादा में लगभग परिस्थितियां एक जैसी दिखाई देती हैं। मुझे लगता है कि अगर उत्तर आधुनिक भाषा में कहें तो खानजादा जो है वो काला पहाड़ का सीक्वल सा नजर आता है। मुझे वो काला पहाड़ का सीक्वल नजर आता है। अगर मैं फिल्मों का भी आदमी हूं तो थोड़ा उस भाषा में भी आपसे बात कर रहा हूं। आपको नहीं लगता है कि आपने खानजादा लिखने में बहुत देर कर दी? 21-22 साल बाद आप अगर काला पहाड़ के तुरंत बाद खानजादा लिखते तो ज्यादा सफल होती। नहीं, देखिए इसमें दो चीजें हैं कि अगर मैं ये कहूं कि देखिए जल्दबाजी या देरी किसी चीज में नहीं होती। आपने जिक्र किया मेरे पहले उपन्यास का, जो कि लगभग 20 साल पहले आया था, 1999 में आया था, काला पहाड़ का। तो काला पहाड़ देखिए जो उपन्यास था वो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और एक हद तक आर्थिक पक्षों को उद्घाटित करने वाला उपन्यास है। उसमें अगर आप देखें तो ऐसी ऐतिहासिक संदर्भ ना के बराबर है। अब सवाल यह है कि आपका जैसे कहें इसको स्पिंस अगर हम कहें, स्क्वेल कहें इसको, मतलब जो उसकी अगली श्रृंखला अगर कहें, तो मैं उससे देखिए ऐसा मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि देखिए किसी रचना की पृष्ठभूमि, अगर किसी लेखक की रचनाओं की पृष्ठभूमि अगर एक जैसी रहे, एक ही रहे, तो मैं समझता हूं कि वो उसको मैं उसका दोहराव या कहना चाहिए कि उसका विस्तार नहीं मानता। जबकि खानजादा विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक उपन्यास है, और यह उपन्यास उन तथ्यों को उद्घाटित करता है जिनसे कि हमारा जो हिंदी का पाठक है, और यहां तक हिंदी का पाठक नहीं, जो हमारा जो थोड़ी सी दिन की दिलचस्पी इतिहास में है वो भी उससे परिचित नहीं है। तो यह उपन्यास उनको परिचित कराने का काम करता है। उदाहरण के लिए मैं कहूं कि ऐसे कितने लोगों को पता है कि अब्दुल रहीम खाने खाना की मां सलीमा बेगम, इसका संबंध इसी मेवात से था। यानी वो इसी मेवात के हसन खां मेवाती, जिसकी कि अभी आज से 600 साल पहले इन्हीं दिनों में 17 मार्च को खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें वो शहीद हो गए थे। तो सलीमा बेगम उन्हीं के चचेरे भाई जमाल खां की छोटी बेटी थी, जिनका कि निकाह बैरम खां से हुआ। और देखिए हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी साहित्य में भी इस चीज को बहुत खुल के नहीं बताया गया है कि रहीम की मां का संबंध, जिसको कहना चाहिए सलीमा बेगम का, वो मेवात से रहा है। इसी तरह इसमें ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं कि जो इस बात की गवाही देते हैं कि ये जो इलाका है मेवात, जिसको इसकी अगर हम अगर इसका सीमा बताऊं मैं, तो नारनौल, महेंद्रगढ़, अलवर, भरतपुर, आगरा, दिल्ली, ये जो पूरी बेल्ट थी ये पहले मेवात ही थी।
या छोटे छोटे परगने थे, रियासतें तो बहुत बाद में बनी अकबर के जमाने में, जहां तक मेरी जानकारी है। तो इसमें यहाँ, और यही वो इलाका है कि जहां हेमचंद्र विक्रमादित्य का भी संबंध रहा है रेवाड़ी से। यही वो इलाका है जहां शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम का सूर का संबंध इसी इलाके से रहा, मेवात से। और शेरशाह सूरी और हेमचंद्र विक्रमादित्य का पारिवारिक किस तरह संबंध रहा है, उन संबंधों का भी खुलासा इस उपन्यास में दिखाया गया है। और बहुत सारे, अगर मैं एक थोड़ा सा खुल के कहूं तो यह उपन्यास उन धारणाओं को भी दरअसल कहना चाहिए कि खंडित करता है कि जो हमारे इतिहास को लेकर जो एक पक्षी धारणाएं बनाई गई हैं और जिनको कि जानबूझकर छिपाने की कोशिश की गई है, मैं समझता हूं कि उन पर भी, उन तथ्यों पर भी वो ऐतिहासिक घटना, ऐसा नहीं कि मैंने कोई नई चीज दी है, वो ऐतिहासिक घटना है। मोरवाल जी, हम आपके उपन्यास खानजादा पर ही रहते हैं। अगर इतिहास लेखन में हुई बेईमानियों पे जाएंगे तो बहुत विवादित हो जाएगा हमारा ये इंटरव्यू आपसे, और आप भी मुझे लगता नहीं है कि उस पर खुल के बोल पाएंगे कि इतिहास में क्या पढ़ाया गया और क्या छुपाया गया और कितना दिखाया गया और कितना बताया गया। तो हम अभी उसको छोड़ते हैं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ वो बात कही, इस उपन्यास में जो बात है, इसी उपन्यास में चीजें हैं, मैंने उसी का जिक्र किया है। नहीं, एक तरफ मोरवाल जी आप ये कहते हैं कि ये विशुद्ध औपन्यासिक कृति है, दूसरी तरफ आप इतिहास का भी लाभ लेना चाहते हैं। ये क्यों करते हैं आप? अगर ये औपन्यासिक कृति है तो ये उपन्यास है ना, यथार्थ तो नहीं है। नहीं, किसने, देखिए, जो अगर हम जब ऐतिहासिक उपन्यासों की बात करते हैं तो क्या वो तथ्यों पर आधारित नहीं होता है क्या? लेखक का, उपन्यासकार का काम यह होता है कि जो पक्ष किसी न किसी वजह से अछूते रह गए, जो अलक्षित रह गए, उनको लेखक अपनी कल्पना से उनको सूत्रबद्ध करके पाठकों के सामने लाता है। मेरा ये कहना का तात्पर्य है। चलिए, बल्कि मेरा तो ये भी मानना है कि साहित्यिक कृतियों से भी इतिहास बनता है और इतिहास के सूत्र वहां से भी लिए जा सकते हैं, जो लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे मोरवाल जी, आपने बहुत श्रम साध्य काम किया है। और मोरवाल जी, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि आपके उपन्यास में 300-400 पृष्ठ, मतलब 383 या 384 पृष्ठों का आपका ये उपन्यास है। इस उपन्यास में जितनी पृष्ठ संख्या है, इसका कालखंड उतने ही वर्षों का लगभग है, 300 या 400 वर्षों का है, ऐसा मुझे लगता है। आप बताएंगे भाषा उस कालखंड की आप कैसे इसका निर्वहन कर पाए, क्योंकि ये बड़ा श्रम साध्य काम है कि 400 साल के कालखंड को आप समेटते हैं। मैंने 2 और उपन्यास पढ़े हैं ऐसे ऐतिहासिक, जिसका उल्लेख करना चाहूंगा मैं। एक तो रंगनाथ तिवारी का सरदाना की बेगम है, वो बहुत ही अच्छा उपन्यास है। और रंगनाथ तिवारी अंबाजोगई महाराष्ट्र के सुदूर गांव में रहते हैं, उनका वो उपन्यास बहुत ही अच्छा है। और दूसरा, एक वयोवृद्ध लेखक हमारे इंदौर में रहते हैं, उनका नाम स्मरण आ जाएगा, अभी मैं बताऊंगा। उनका मगध की साम्राज्ञी उनका उपन्यास का नाम है। वो बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक उपन्यास है। उनमें भी भाषा का, जी नहीं, वो दूसरे हैं, ठीक है। कुछ कह रहे थे मोरवाल जी? हाँ, वो शरद पगारे नाम है उनका, शरद पगारे जी। तो जी, आपने इस उपन्यास में हिंदी के भी बहुत महत्वपूर्ण, मतलब जो तत्सम वाली हिंदी होती है, उन शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। उर्दू के शब्द तो आप बहुतायत में इस्तेमाल भी करते हैं, यहाँ खानजादा भी आपने ऊपर लिखा ही हुआ है। ये बताइए, ये भाषाओं का साधना कितना मुश्किल काम होता है एक लेखक के लिए? हाँ, देखिए, ये तो चुनौती वाला काम तो होता ही है, क्योंकि लेखक को, मैंने बताया कि जब वो विषय वस्तु का चयन करता है, अब सवाल इस चीज का है कि जिस दौर का विषय ले रहा है, पात्र ले रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसी तरह की भाषा का इसमें इस्तेमाल उसमें होना चाहिए। अब जैसे हम सब जानते हैं कि अगर ये 14वीं सदी से लेकर और 1627 तक जब रहीम की मृत्यु हुई थी, ये पूरा यह वो दौर था कि जब मुगल यहाँ आए थे और लगभग स्थापित हो गए थे, तो जाहिर सी बात है कि उस तरह की भाषा, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि अगर मैं
खास तौर से नरेशन में तो आप देखिए, एक लेखक ये छूट ले सकता है कि जब वो अपना वृतांत रचता है अपनी रचना का, नरेशन में जब वो देता है तो वो अपने शब्दों का चयन अपनी इच्छा से कर सकता है। लेकिन जब संवादों की बात आती है अनंत जी, तो मैं समझता हूं कि अगर आप एक विदेशी मुसलमान बेग कहिए, अमीर उमरा कहिए, अगर उनकी भाषा में आप अपने यानी हिंदी यानी संस्कृत निष्ठ भाषा का इस्तेमाल करें, वो पाठक के उसमें पकड़ में आ जाता है। अगर इसमें एक पात्र है हिंदू बेग इंदर, जो कि आखिर तक इसमें एक तरह के सूत्रधार की भूमिका में रहता है, आप देखिए उसकी भी भाषा लगभग उसी तरह की है। और हम इस बात को जानते हैं कि इस देश में जो हिंदवी जबान हमारे यहाँ रही है, जो हम आम बोलचाल के आज भी हम जो जबान इस्तेमाल करते हैं, भाषा इस्तेमाल करते हैं, उसमें उर्दू और फारसी के शब्दों का बहुत बहुतायत होता है। अब रही इसमें खानजादों के, अब देखिए ईमानदारी की बात तो यह है कि मुझे तो ये नहीं पता कि जब वो मेवातियों का जब यहाँ शासन रहा, आसन का मेवाती उसके पूर्व, वो किस तरह की भाषा रही होगी। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा एक काम ये किया, चूंकि राजस्थान का मामला था, तो उसमें मैंने कुछ छींटे, अगर मैं उसको अगर इस्तेमाल करूं कि छींटों की तरह मैंने कुछ ऐसे शब्दों का, ऐसे संवादों को इस्तेमाल किया कि जिसमें लगे कि इसमें थोड़ा सा राजस्थानी पुट है और इसमें मेवाती का भाई कहना चाहिए आस्वाद है। अब आप देखिए कि जब उसमें शेर शाह सूरी के पास हेम जाता है, तो वहां उसका एक सिपाही होता है हाजी खां, वो विशुद्ध मेवाती है, तो वो एक मेवाती दोहा कहता है, तो उससे आपको यह अंदाजा आ जाता है कि मेवात में किस तरह की भाषा बोली जाती होगी। तो इस तरह की चुनौती, अब देखिए, और कुछ शब्द तो ऐसे हैं इसमें अनंत जी कि उनका कोई अनुवाद ही नहीं है, क्योंकि हमारी भाषा कहीं नहीं। जैसे इसमें एक शब्द है तुलुगमा, और तुलुगमा एक क्रिया है, कोई वस्तु नहीं है। तो इस तरह के अगर आप उन शब्दों का अगर मैं अनुवाद करने की कोशिश भी करता, तो जाहिर सी बात है कि वो भाषा बनावटी होती, पात्रों और परिवेश के अनुकूल नहीं होती। नहीं, तो मेरा ये मानना, पात्रों को लेकर आपके 4 शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं, आच्छादित, संवेद, गगन भेदी, उद्घोष। तो ये तो तत्सम वाली हिंदी के भी शब्द हैं। और इसी तरह से जी ये नरेशन में होंगे, ये संवादों में नहीं होंगे ये शब्द, क्योंकि मैंने वही कहा ना कि नरेशन में लेखक छूट ले सकता है। क्या मैं ये मानूं कि लेखक हिंदी के तत्सम शब्दों का उपयोग करके अपनी भाषा को चमकाने की युक्ति का उपयोग करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। देखिए, अब भाषा का मन, फिर भाषा ही क्या है, और लेखक का कौशल इसी में तो दिखाई देता है ना, कि उसमें उसकी शब्दावली कैसी है, वो पात्रों के अनुकूल सोच पाता है कि नहीं पाता है। और देखिए कि जब वो अपने पात्रों से अपनी भाषा का इस्तेमाल करवाता है, तो वो भाषा बिल्कुल अलहदा होगी, बिल्कुल अलग होगी। लेकिन जब वो अपनी नरेशन में बात को, मैंने कह रहा हूं ना कि मैं 1960 में पैदा हुआ, उस तरह का मैं विद्यार्थी रहा हूं, हम और आप सब लोग उसी दौर के उस हैं, तो मुझे तो ये नहीं पता ना। तो हमारी तो जो भाषाई संस्कार है, वो भाषाई संस्कार वही है कि जिसमें कि तत्सम शब्द भी हैं, खड़ी बोली के भी हैं, और जहां तक और हिंदी उर्दू फारसी का आपने बात कही, देखिए ये कुछ चीजें आपको अभ्यास से भी आपके बोलचाल के जब आप करते हो इस्तेमाल, तो व्यवहार में शामिल हो जाते हैं। जैसे मेरी एक आदत अब ये बन गई है कि मैं जमीन को जमीन ही कहता हूँ, गलत को गलत ही कहता हूँ। तो ये एक अभ्यास के चलते चलते हमारी जबान पर उस तरह के शब्द जो है, खासतौर से जो हम दूसरी जबान के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे वो चढ़ जाते हैं। और वो उसमें कोई ऐसा पाठकों को ये आपने जानकारी दे दी कि आप भाषाई कौशल करते हैं, और भाषाई कौशल से आपने ये बहुत बड़ा ये उपन्यास खानजादा जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, और बहुत जल्द इसका दूसरा जी संस्करण नहीं कह सकते। आपने भाषा की बात कर ली, भाषा पर पाठकों को थोड़ी जानकारी मिल गई, आपके कौशल की भी जानकारी मिल गई, और आपने कह भी दिया कि आप उर्दू जुबान से बहुत आजकल उसी भाषा का प्रयोग भी कर रहे हैं। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं मोरवाल जी, थोड़ा उपन्यास से अलग हटके, क्योंकि ये उपन्यास तो लगभग सफल हो ही चुका है, क्योंकि महीने भर के अंदर इसका अगर पुनर्मुद्रण हो जाए
तो मुझे लगता है कि एक मैं बधाई देता हूं आपको और आपके प्रकाशक दोनों को कि इस बहुत बहुत धन्यवाद। और ये उपन्यास हिंदी में उस धारणा का निगेट भी करता है, उस अवधारणा को ध्वस्त भी करता है कि गंभीर चीजों के पाठक कम होते जा रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि अगर पाठकों तक पहुंचने का उपकरण किया जाए तो पाठकों के अंदर साहित्य या साहित्येतर चीजों को पढ़ने की भूख अभी भी है। ये मैं खानजादा पर भगवान दास मोरवाल के अनुभव और प्रकाशक के दावे के आधार पर कर रहा हूं। मोरवाल जी, आप पर आपके साथी ये आरोप लगाते हैं कि आप प्रचार बहुत करते हैं। ये इतना ऐसा शाश्वत सवाल है, मैं समझता हूं कि आप इस सवाल को कई बार मुझसे पूछ भी सके हैं, मैं पूछ चुके हैं और मैं जवाब भी अब इसका। क्या करें मोरवाल जी क्या करें, हर 2 महीने बाद आप उपन्यास लेके चले आते हैं और देखिए फिर आप उसी प्रचार में जुट जाते हैं, तो प्रश्न तो बनता है ना। देखिए, मैं अब इसका आज जवाब को दूसरे तरह से जवाब दूंगा, वो नहीं दूंगा जो मैं पहले दे चुका हूं। मेरा ये मानना है कि देखिए, ये एक मतलब बहुत ही मेरा सवाल दुर्भाग्य। शाश्वत है और आप प्रश्न का जवाब दूसरे तरीके से दे रहे जी, अब मैं हैं। यही इसलिए भाषाई इसलिए कौशल मुझे होता है। इसलिए मुझे बदलना पड़ेगा ना। मैं अगर आज ये बात कहूं, आपने जिस तरह से जी जी प्रचार की बात बिल्कुल की, बिल्कुल। देखिए, ये हमारे यहाँ एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हमारे यहाँ प्रचार जो है, मैं एक प्रकाशक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लगभग पूरे प्रकाशक समुदाय की बात कर रहा हूं कि हमारे यहाँ जो प्रचार होता है पुस्तकों का, वो बेहद सेलेक्टिव होता है। अगर लेखक सत्ता केंद्र से जुड़ा हुआ है या सत्ता के आसपास है, तो उसका प्रचार आजकल हम खूब ही देख रहे हैं। आप इस चीज को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और खूब इस पर बातें भी हो रही हैं। या प्रकाशक या मैं थोड़ा और जोड़ देता हूं, या प्रकाशक की विचारधारा के आसपास है। ना ना, विचारधारा से कोई मतलब, देखिए, प्रकाशक का विचारधारा से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा लेना देना होता है, क्योंकि उसको अपना व्यवसाय चलाना होता है। और उस व्यवसाय में जो चीजें जो उसके मुफीद होती हैं, जो उसको हो सकता है कि लाभ देने वाली हो, व्यक्ति, यानी मैं रचना से ज्यादा व्यक्ति की बात कर रहा हूं, रचना तो खैर है ही, लेकिन व्यक्ति भी इस पर निर्भर करता है। लेकिन एक और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि हमारे यहां जो सृजनात्मक लेखन है, जी उपन्यास, कहानी, कविता, इनको दरअसल हमने नियति के सहारे छोड़ दिया है। इनके बारे में हमने ये सोच लिया है कि अगर उपन्यास किसी लेखक का आया है, या कहानी संग्रह आया, कविता संग्रह है, तो वो तो बिक ही जाएगा, उसको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। अब उसमें ऐसी स्थिति में लेखक क्या करे? लेखक की विवशता कहिए। नहीं, मुझे मुझे मोरवाल जी क्षमा करेंगे, मैं आपको रोकता हूं। इसमें हिंदी के लेखकों का भी दोष है। वो ये कह के मतलब अपने आप को बहुत हाई पेडेस्टल पे लेके चले जाते हैं कि वो सूर और तुलसी की परंपरा के लेखक हैं, वो प्रचार क्यों करें, उनको प्रचार से क्या लेना देना, वो उन्होंने लिख दिया, पाठकों तक पहुंचाने के उपक्रम में वो प्रचार का औजार क्यों उपयोग करें, ये भी लोग कहते हैं। नहीं, ये देखिए, ये अपनी जगह है। ये उन लोग, ये दरअसल इस तरह का प्रचार वो लोग करते हैं जो तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है। हिंदी में अभी भी बहुत बड़ा समुदाय ऐसा है कि जो इसका पैरोकार है कि उसको हाथ से लिखना चाहिए। कुछ वर्षों तक मैं भी था, ऐसा नहीं है। और तकनीकी के साथ ये होता है कि जब तक वो आपको नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, तो आपको दुश्मन दिखाई देता है वो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रचार का जहां तक सवाल है, अब लेखक हूं मैं, हर लेखक को उसकी जो रचना होती है किसी बच्चे से कम प्यारी नहीं होती है। वो ऐसे नहीं कि उसने उस बच्चे को अपना जन्म दिया और उसको छोड़ दिया कि भैया आप तुम जाओ अपना लिखो, पढ़ो, खाओ, पिए, जो भी। उसके लिए अगर एक संतान की तरह अगर रचना है, और लेखक अगर उसका प्रचार कर सकता है, तो मैं बिल्कुल बुराई नहीं मानता। मैं तो ये कहता हूं कि लेखक अगर इसमें सक्षम है तकनीकी रूप से और प्रचार कर सकता है, तो करना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों तरफ से, जिसको हम कहते हैं कि अगर देसी मुहावरा रखें, ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बढ़ती है। अगर जितना प्रचार लेखक करता है, अगर उतना ही प्रचार अगर थोड़ा प्रकाशक भी उसमें सहयोग दे, तो मैं समझता हूं ये जिसको आपने कहा कि अगर 1 महीने में अगर इसका पुनर्मुद्रण हुआ है। अभी किसी मित्र से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई तुमने हल्ला भी तो बहुत मचाया हुआ है, इसका प्रचार भी तो बहुत किया हुआ है। तो इसका मतलब अगर इस बात को दूसरे लोग, जो पाठक, वो महसूस करते हैं, तो मैं समझता हूं
कि इस बात को हमारे प्रकाशकों को भी महसूस करना चाहिए कि उन्हें अगर मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अगर इसका 1 महीने में, देखिए इस उपन्यास है और ऐसा बहुत कम होता होगा मेरी जानकारी में, मुझे याद नहीं है कि 1 महीने में किसी उपन्यास का दूसरा यानी पुनर्मुद्रण हुआ हो। वो दूसरी बात है कि किसी रचना को पुरस्कार मिल गया और वो कहीं 200-250 कॉपी खरीद ली, वो अलग बात। लेकिन अकेले रचना के बल पर, और वो भी एक ऐसे लेखक की रचना जिसका कि किसी कोई उस तरह का कोई कहना चाहिए कि हिसाब किताब नहीं है, मैं जो कहना चाह रहा हूं आप सब समझ रहे होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे प्रचार करना अच्छा लगता है। मैं जी, संसद का सत्र चल रहा है इन दिनों, वहां पूरक प्रश्न पूछने की परंपरा है, तो मैं उन्हीं से क्यों लेते हुए एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे। पूछिए, अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ बिल्कुल, अध्यक्ष जी की अनुमति है। क्या आपके इस उत्तर में अपने प्रकाशक को कोई नसीहत दे रहे हैं आप, या तमाम प्रकाशन जगत को कह रहे हैं आप? नहीं, मैं नसीहत या मैं नसीहत की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि प्रचार जो है अगर लेखक करता है तो मैं समझता हूं कि क्योंकि देखिए लेखक का काम है लिखना, ये तो संयोग है कि भाई मुझे टेक्नोलॉजी आती है। मान लीजिए मुझे ये टेक्नोलॉजी नहीं आती, फेसबुक या सोशल मीडिया पर ये बातें कह चुके हैं, मैं आपको रोकूंगा, तकनीक की बात आप कह चुके हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि जी बोलिए। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई किसी, मैं उसको ये नहीं कर, ये देखिए मैंने कहा ना कि ये तो दोनों तरफ का मामला है। अगर इसका पुनर्मुद्रण हुआ है तो ऐसे में तो इसका और ज्यादा प्रचार होना चाहिए। अगर मान लीजिए उतने प्रचार से ये किताब 1 महीने भर के अंदर, इसका मतलब है कि खानजादा को लेकर पाठकों के मन में एक जिज्ञासा है और वो इसको खरीद कर पढ़ना चाहते हैं। और मुझे याद पड़ता है कि आपने रैंकिंग, हाँ, पाकिस्तान तक में इसकी बहुत मांग है। अब चूंकि वहां दिक्कत यह है कि वहां हिंदी जानने वाले नहीं है लोग, वहां उर्दू के लोग हैं, और वहां जो लोग अगर इसको मंगाना भी चाह रहे हैं हिंदी के लोग। आप उदय प्रकाश के बाद आप पहले, सॉरी मैं उनका नाम ले लिया, क्षमा करेंगे, जादुई यथार्थवादी कथाकार के बाद आप पहले उपन्यासकार हैं जो मतलब जिनकी रचनाएं सीमा लांघ रही हैं। नहीं, उसका कारण है, उसका कारण ये है कि मैंने बताया ना कि मेवात से बहुत सारा खानजादे थे, विभाजन में वो पाकिस्तान चले गए थे। तो जाहिर सी बात है कि जिज्ञासा होती है कि अगर आपके ऊपर या मेरे समुदाय के ऊपर, जाति के ऊपर, समाज के ऊपर कोई चीज आती है तो उसमें ये जिज्ञासा होती है आखिर हमारे बारे में क्या लिखा है। और एक अच्छी बात यह है कि मैं नाम ले लेता हूं क्योंकि नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सुहैब इलियासी का आपने नाम सुना होगा। मुझे इस उपन्यास की पर जो उन्होंने टिप्पणी की तब उसी से पता चला कि वो खानजादे हैं। मैंने सुना तो था, लेकिन उस चीज की पुष्टि अब हुई कि वो खानजादे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनकी तरह और जो उनके सर्कल में जो लोग जुड़े हुए हैं, हाँ, उनकी टिप्पणी आपने अपने फेसबुक पर लगाई हुई है, फेसबुक पर लगाई है। प्रशंसकों ने, हाँ, जी तो जी, उसको देखा होगा। सोशल मीडिया, हाँ, ये तो फायदा होता है ना कि आपकी चीज प्रकाशक के साथ साथ अगर लेखक भी अगर प्रचार करता है तो दोनों के, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, आपने भगवान दास जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हिंदी के बहुत सारे लेखक अब भी ऐसे हैं जो हाथ से लिखने में यकीन रखते हैं और लिखते ही हाथ से हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात आपने ये कही कि तकनीक तब तक आपको दुश्मन लगती है जब तक वो आती नहीं है आपको। आते ही वो आप फिर भगवान दास मोरवाल हो जाते हैं और लगातार जरूरत बन जाती है। बिल्कुल सही मोरवाल जी। अब हमारे पास थोड़ा वक्त कम है, हम सानिध्य में, और आपने भी कहीं जाना है, तो दूसरा क्या मुझे एक मतलब आज चूंकि उपन्यास पे पहली बात हो रही है, इसलिए मैं जैसे इसकी जो छोटी मोटी कमियां मुझे लगी उसकी ओर आपका ध्यान एक पाठक के तौर पर दिलाना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि आपके इस उपन्यास में संपादन की आवश्यकता थी? देखिए, ऐसा है कि ये काम विशुद्ध रूप से संपादन का काम मैं समझता हूं कि प्रकाशक का ही दायित्व है। मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं मोरवाल जी, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि दायित्व किसका है। क्या आपको ये लगता है कि आपके इस उपन्यास का संपादन होना चाहिए था? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि संपादन का मतलब वही है कि अगर लेखक से कहीं जल्दबाजी में या जाने अनजाने कहीं वाक्य विन्यास आगे पीछे हो जाता है, कोई शब्द गलत हो जाता है, कोई तथ्य गलत हो जाता है, क्योंकि
होता क्या है कि लेखक जब लिखता है ना, देखिए ये उपन्यास लेखन इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि रक्त पीने वाला एक तरह से श्रमसाध्य काम है ये। और जब लेखक लिखता है बिल्कुल। इसमें, तो जाने और अनजाने, खास तौर पर अगर ऐतिहासिक उपन्यास हो खानजादा जी जैसा, जी, तो श्रम बहुत अधिक लगता है। ये बात तो अधिक सही होता है, है। ये मैं हाँ आपसे सहमत जी हूँ बिल्कुल। आप जी। बताइए अपनी बात। नहीं नहीं नहीं, वही मैं ये कह संपादक रहा से था कि मतलब वही। मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा कि इस उपन्यास में पृष्ठ संख्या 200 पर हाँ एक पैराग्राफ शुरू होता है जो कहता है युद्ध की रणनीति। जी 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 तो ऐसी चीजें जब आती है ना, तो मतलब अच्छे भले स्वादिष्ट खाने में कंकड़ की तरह आ जाता है कि युद्ध की जी। रणनीति क्यों। तो फिर मेरे मन में एक प्रश्न आया, हालांकि ये बहुत छोटी सी बात है, इसका उल्लेख हम्म। न करना भी काफी होता, लेकिन आप जैसे भाषा को लेकर और वाक्य विन्यास को लेकर सजग लेखक से ये प्रश्न पूछना मेरा दायित्व है, इसलिए मैं पूछा कि संपादन, हिंदी में संपादन को चुस्त करने की प्रक्रिया में लोगों को जुटना चाहिए। क्या ऐसा लगता है? न सिर्फ खानजादा की बात कर रहा हूं, मेरे पास कई किताबें आती हैं जिसमें मुझे लगता है कि इस तरह के वाक्य प्रयोग या इस तरह के शब्द प्रयोग उस थोड़ा सा मतलब स्वादिष्ट भोजन में कंकड़ आ जाने की तरह लगता है। आपकी क्या राय है? देखिए, ये आपने सवाल बहुत सही किया है कि जब हम रणनीति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साहित्य, जाहिर सी बात है कि रण का मतलब युद्ध ही होता है, युद्ध की नीति बनाना। लेकिन ये मेरी अपनी समझ है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि रणनीति को हमें खास कहना चाहिए कि एक शब्द के रूप में भी, अर्थ के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। रणनीति का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम अंग्रेजी में जिसको स्ट्रेटेजी कहते हैं, स्ट्रेटेजी जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम बहुत सारे चीजों को हम रणनीति का इस्तेमाल उस रूप में भी करते हैं। लेकिन मैं अपनी इस गलती को मैं स्वीकार करता हूं कि हो सकता है नहीं कि नहीं, मैं उस पर जा मैं, ही नहीं रहा मोरवाल जी। हाँ नहीं नहीं, मोरवाल जी, मैं मैंने नहीं तो नहीं, सुनिए मैंने सुनिए तो सुनिए, सिर्फ उसको उदाहरण के तौर पर लिया। नहीं नहीं, मैं मैं वही खानजादा की गलतियों को इंगित करना मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आपका ये उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है और मैं मानता हूं कि हिंदी में इस तरह के विषयों पर लगातार लिखा जाना चाहिए। बहुत हुआ यथार्थ की जमीन तोड़ती हुई कहानियां और उपन्यास, जी जो हमारे अनछुए इतिहास के पहलू हैं, जो इतिहास के नायक है। और आपको तो मैं इस बात पर और बधाई देता हूं कि देश की आजादी के 75वें सालगिरह जब हमारा करीब है, उस मौके पर आपका ये उपन्यास आया है, जो हमारे देश के धरती के नायकों को, गुमनाम नायकों को आपने शामिल जी नहीं लाने का काम किया है। तो इन छोटी मोटी चीजों पर मत जाइए। मैं तो इससे एक बड़ा प्रश्न मेरे मन में ये आया कि क्या हिंदी प्रकाशन जगत में संपादन को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है? ये प्रश्न खानजादा के संदर्भ में नहीं, हिंदी प्रकाशन जगत के संदर्भ में है। देखिए, मैं समझता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से, बल्कि 2 ढाई दशकों से हिंदी प्रकाशन जगत में उस तरह के संपादकों की भूमिका लगभग खत्म हो चुकी है जिसकी कि हम बात कर रहे हैं। यानी संपादक का काम ही यही होता है कि अगर लेखक से कहीं गलत किसी संदर्भ को, शब्द का ही गलत इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि लेखक से पकड़, मैंने बताया कि लेखक तो लिखता है, रो में लिखता है, बहुत सारी चीजें जाने अनजाने बड़ी थकाऊ और बोरियत भरा काम होता है। लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजों को दूसरा आदमी ही और एक कुशल संपादक ही इनको पकड़ पाता। और मेरा यह मानना है कि जब हम, मैं प्रकाश में जो हिंदी का जो प्रकाशन जगत है, मैं ये, मेरा उनसे आग्रह है, अनुरोध है कि जब हम सब चीजों में इतना पैसा खर्च करते हैं, प्रिंटिंग में है, कागज में है, प्रूफ रीडिंग में, सब में करते हैं, तो मैं समझता हूं कि कुछ पुस्तक विशेषों, जो कुछ विषयों को आधारित, जैसे खास तौर से ऐतिहासिक विषयों को लेकर जो इस तरह की पुस्तकें लिखी जाती हैं, उनको अगर भाषाई विद्वानों से, जिनको भाषा का अच्छा ज्ञान है, उनकी नजर से एक बार वो उनको गुजरनी चाहिए। मेरा ये अपना ये मानना है। ये लेखक के हित में भी है और प्रकाशक के हित में तो है ही, क्योंकि छपने के बाद, प्रकाशित होने के बाद जब चीज और सार्वजनिक रूप गोरवाल से जी, पाठक है। और जी, सबसे बड़ी बात है कि ये भाषा के हित में भी है। भाषा के हित में, जाहिर सी बात है। लेखक और लेखक और हाँ प्रकाशक बहुत तात्कालिक तौर पर इससे लाभान्वित होते हैं, लेकिन अगर जी संपादन की भूमिका और संपादक की भूमिका किसी पुस्तक में मतलब उसका उपयोग किया जाता है,
तो हिंदी के लिए या जिस भी भाषा के लिए हो, उसके लिए भविष्य की पीढ़ी को हम एक समृद्ध भाषा देने का काम करते हैं और ये हमारा दायित्व भी है। जैसे हम जी हिंदी हैं, हम उपक्रम जो दैनिक जागरण के माध्यम से हम चलाते हैं, जिसमें अपनी भाषा को समृद्ध करने के कई उपकरण, और आप तो कई लोग चीजों से जुड़े भी हुए हैं कि नवोदित लेखकों से मिलना, उनको जी प्रोत्साहित करना, आदि आदि काम करते हैं। तो हमें ये लगता था, मोरवाल जी आपने समय निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि पाठकों को खानजादा उपन्यास जरूर पढ़ना चाहिए। ये उपन्यास न सिर्फ आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, बल्कि एक औपन्यासिक जो एक आनंद होता है उससे भी आपको भर देगा। मैं मतलब साजी जमा साहब ने एक बात कही है, मेरे पास समय कम है इसलिए मैं इस पर नहीं पूछ पाया। उन्होंने कहा कि इस उपन्यास से ऐतिहासिक पात्रों पर नए सिरे से चर्चा शुरू होगी। तो मोरवाल जी, इस महत्वपूर्ण काम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और खानजादा उपन्यास है, राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है, अमेज़न और तमाम प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप लोग चाहिए तो इसको खरीद सकते हैं। और भगवान दास मोरवाल जी के इस उपन्यास, पता नहीं मोरवाल जी का ये 13वां या 14वां कितना उपन्यास है, नवा मैंने नवा तो इनकी गिनती छोड़ दी है, क्योंकि पिछले 2 साल में 5 उपन्यास इन्होंने प्रकाशित कर दिए हैं। तो मोरवाल जी की फैक्ट्री में। अच्छा मोरवाल जी, एक प्रश्न आखिर में जाते जाते, अगला क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं पिछले कुछ सालों से, बल्कि कहना चाहिए कि लगभग 1-1.25 साल के बाद मुझे एक चीज महसूस हुई अनंत जी, कि मेरा जो रचनात्मक स्वभाव और जो मेरा अनुभव क्षेत्र है, वो जाहिर सी बात है कि मेवात है। और क्योंकि मेरे साथ एक दिक्कत ये होती है कि जब मैं दूसरा कोई विषय उठाता हूं, तो चूंकि मेरा जॉनर भी नहीं है, मेरा वो अनुभव भी नहीं है और ना मेरा रचनात्मक स्वभाव है, तो इसलिए मैंने अब जो मेरी योजना है आगे अगले काम करने की, वो दरअसल मेवात का जो ओल्ड डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव जिसको कहते हैं, पुराना गुड़गांव जिला, उसमें मेव समुदाय में एक कहना चाहिए कि एक बस ये इस ट्रेड सीक्रेट को आप बचा के रखिए। बस उस पर करूंगा, उस रस्म सब करने पर मेरे। इसी साल आएगा उपन्यास? नहीं, अभी ये ट्रेड सीक्रेट है, अभी इसको यहीं रहने दी। जब आपने इतनी बात वही ब्रेक रोक दिया तो अभी नहीं, मुझे लगा कि आप भोलेपन में और उत्साह में कहीं अपने पूरा डिस्कस न कर ले, तो फिल्म रिलीज होने के पहले मैं नहीं चाहता था कि कहानी आपकी लीक हो जाए। लेकिन मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं मोरवाल जी कि आपका जॉनर नहीं है, क्योंकि आप तो हलाला भी लिख डालते हैं। मेवात है क्या उसमें? संदर्भ के तौर पर आ जाता है। वो नौटंकी पर लिख देते हैं आप, मैरिटल रेप पर लिख देते हैं, तो ये कहां छोड़ते कहां हैं आप कुछ? तो इसलिए ये पाठकों को भरमाइए मत कि वो मेरा जॉनर नहीं है और मैं मेवात का ही लेखक हूं। ठीक है कि खानजादा आपका मेवात का है, तो जब फिल्में रिलीज होती है ना, तो जो हीरो हीरोइन होते हैं उनके बीच में रोमांस होने लगता है। तो उसी तरह आप अभी फिलहाल मेवात से रोमांस मत करिए, किताब ऐसे ही आपकी बिक रही है, आपकी किताब बहुत सफल है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक जागरण के इस कार्यक्रम में सानिध्य में जुड़ने के लिए। आप दैनिक जागरण के साथ इसी तरह सहयोग बनाए रखें। आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम। आपका भी बहुत बहुत, दैनिक जागरण का बहुत बहुत आभार, और आपका भी धन्यवाद कि आपने ये मंच मुझे प्रदान किया और इस पर एक संक्षिप्त सी सारगर्भित बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।